सोहन ने शादी कर अपने नए घर में प्रवेश करता है। तभी सोहन की माँ किरण अपनी बहू प्रीति का स्वागत करती है। जरा रुको बहू, बाहर से आई हो, पहले मैं तुम्हारी नजर उतार देती हूँ। ठीक है मम्मी जी। प्रीति को लग रहा था कि उसका ससुराल बहुत अच्छा है, उसकी सास भी अच्छी है और पति भी, इसलिए वह खुश थी। अगले कुछ दिनों तक सब अच्छा चल रहा था। तब प्रीति अपने घर की जिम्मेदारियां संभाल लेती है। वो अपनी सास की हर बात माना करती थी। माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? बेटा, आज तुम पनीर की सब्जी, रोटी और पुलाव बना दो, बहुत दिनों से खाने का मन कर रहा है। ठीक है माँ जी। प्रीति अपनी सास को अपनी माँ जैसी मानती। सास जैसी कुछ बोलती तो वे सुना करती। कुछ महीनों बाद, अरे बेटा सोहन, कब खुशखबरी दे रहा है? अपने बगल वाले शर्मा जी के बेटे की शादी को बस 1 ही महीना हुआ है और उनकी बहू पेट से है। मुझे भी अपने पोते के साथ खेलना है। जी माँ, आप जल्दी ही अपने पोते के साथ खेलना। प्रीति सब सुन रही थी। कुछ महीनों बाद प्रीति भी गर्भवती हो गई। घर के सभी लोग बहुत खुश थे। आज आप खुश दिख रहे हैं, क्या बात है? हाँ, जल्दी ही मेरा बेटा जो आने वाला है। अच्छा, और अगर बेटी हुई तो? लड़की नहीं, मुझे तो लड़का चाहिए। जिंदगी भर लड़की के खर्चे उठाने नहीं है मुझे। माँ को भी लड़का चाहिए और मुझे भी। आज के बाद तुम ऐसी बातें मत बोलना, समझी? लड़का होगा या लड़की, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है ना, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जो भी हो, तुम लड़का ही जन्म दोगी, ठीक है? ये बात सुनकर प्रीति थोड़ी परेशान थी। अगले दिन उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी, अगर मुझे बेटी हुई तो? अगर बेटी हुई तो तुम अपनी बेटी के साथ अपने मायके ले जाना। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। मुझे तो बस लड़का ही चाहिए, समझी? अब प्रीति डर गई। उसके पति और सास को बेटा ही चाहिए था, पर बेटा हो या बेटी, ये तो भगवान के हाथ में था। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए और अस्पताल में प्रीति ने एक बेटी को जन्म दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको एक लड़का नहीं दे पाई। अब कौन इस लड़की की जिम्मेदारी उठाएगा? इसे अपने मायके छोड़ देना। ये मेरी बेटी है, मैं इसके बगैर कैसे जी सकती हूँ माँ? अगर नहीं जी सकती तो तुम इसके साथ अपने मायके चली जाओ। माँ जी, आप भी तो एक औरत ही है ना, क्या आप दूसरी औरत के दुख नहीं समझ सकती? मैं ये सभी बातें नहीं जानती, मुझे तो सिर्फ पोता ही चाहिए, ठीक है? माँ और बेटा दोनों प्रीति और उसकी बच्ची को हॉस्पिटल में छोड़कर ही निकल गए। अब बेचारी प्रीति अब अकेली पड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैं अकेली कैसे इस बच्ची को पालूंगी? ना पढ़ी लिखी हूँ, ना ही मुझे कुछ काम आता है। ऊपर से अकेली औरत के साथ समाज कैसा बर्ताव करेगा, ये भी एक समस्या है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रीति अपनी बेटी के साथ निकल पड़ी। वो रोई जा रही थी। इस बच्चे के साथ मैं खुशी से नहीं जी पाऊंगी, पर मर तो अवश्य सकती हूँ। अगर मैं जिंदा रह गई तो जिंदगी भर परेशान रहूंगी और कैसे जीऊंगी मुझे नहीं पता। प्रीति को मरने का ख्याल अपने मन में आने लगा। प्रीति एक पहाड़ पर चढ़ गई। उसके हाथ में उसकी बेटी थी और वे रो रही थी। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकी। मैं तुझे जिंदगी नहीं दे सकती, मुझे माफ कर दे। तभी प्रीति के पास एक बूढ़ी औरत आती है और बोलती है, अरे बेटी, क्या करने जा रही हो? माँ जी, क्या बताऊं, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। मुझे नहीं रहना इस समाज में जहाँ सिर्फ लड़का चाहिए। अगर लड़की हो तो गुनाह है। मुझे नहीं जीना इस शहर में। मैं अपनी कूद कर यहाँ से जान दे दूंगी। बेटी, तुझे इस बच्चे को मारने का कोई अधिकार नहीं है। बेटी को जिंदगी देना या लेना, ये बस भगवान के हाथ में है। तो मैं क्या करूं माँ जी, आप ही कुछ बताइए। प्रीति ने रोते हुए निभा को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। बेटी, तू मेरी बेटी की तरह है। तू चाहे तो मेरे साथ रह सकती है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है।
मुझ बूढ़ी को भी सहारा मिल जाएगा। प्रीति ने रोते हुए निभा को गले लगाया। इस मुश्किल के वक्त में उसे एक सहारा मिल गया। प्रीति और उसके बच्चे को निभा अपने घर ले आई। बेटी, यही मेरा छोटा सा घर है। बेटी, मैं पेंटिंग बनाकर बेचती हूँ, जिससे मेरा गुजारा होता है। अब जब तक तुम यहाँ रहना चाहती हो तो रह सकती हो। प्रीति निभा के साथ रहने लगी। प्रीति घर का सारा काम संभाल लिया करती थी। निभा प्रीति के बच्चे को बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। निभा के जीवन में भी खुशियां आ गई थी। उस अकेली को एक परिवार मिल गया था। निभा रोज सुबह पेंटिंग बनाने जाया करती। माँ जी, क्या आप भी मुझे पेंटिंग बनाना सिखाएंगी? नहीं बेटा, जैसा आप कहो। निभा प्रीति को अलग अलग प्रकार की पेंटिंग बनाना सिखाने लगती है। माँ जी, आप गुड़िया के साथ खेलिए, अब मैं ये काम कर लिया करूँगी। अरे बेटी, तेरी मदद कर देती हूँ। माँ जी, मैं कर लूँगी, बस आप मेरी बेटी का ख्याल रखिए। ठीक है माँ जी। निभा बच्ची के पास चली गई और प्रीति पेंटिंग बनाने लगी। कुछ ही महीनों बाद प्रीति पेंटिंग बनाना सीख गई। हर हफ्ते 1-2 व्यापारी पेंटिंग खरीदने उनके घर आते थे। एक दिन की बात है। भैया, आप कितना दाम देते हैं एक पेंटिंग का? 200 रुपए। ये तो बहुत ही कम है भैया। बाजार में तो कम से कम 500 तक का मिलता है और आप मात्र 200 बता रहे हैं। पर इन्हें बाजार तक ले जाना, फिर बेचने के लिए एक आदमी की पगार, दुकान का भाड़ा, इन सब में भी पैसा लगता है ना। तुम इतना नहीं समझोगी। फिर भी बहुत कम दाम दे रहे हैं। कम से कम 300 दीजिए, वरना आप ये पेंटिंग रहने दीजिए। मैं 200 के ऊपर दाम नहीं दे सकता। अगर तुम्हें देना है तो बोलो, नहीं तो मैं जाऊं। अरे बेटा, जो दाम दे रहे हैं वो ले लो। माँ जी, इससे अच्छा है कि मैं खुद बाजार में जाकर बेच आऊंगी। हाँ जाइए, फिर आपको दाल चावल का भाव पता चल जाएगा। बोलना आसान है, एक बार बाजार जाकर तो देखो, फिर बोलना। व्यापारी गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। इधर प्रीति की बेटी भी बड़ी हो गई और वे स्कूल जाने लगी। अरे बेटी, तुम तो व्यापारी को ये पेंटिंग नहीं दी, अब ये घर कैसे चलेगा? तुम ही जानो, अगर पेंटिंग नहीं बिका तो हम सभी क्या खाएंगे? उतना सारा पैसा भी तो नहीं है मेरे पास जो कि उस पैसों से घर चल सके। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये सारी पेंटिंग बाजार में बेच कर आऊंगी। आप सिर्फ घर का ख्याल रखिए। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहो। अगले दिन प्रीति सारी पेंटिंग लेकर बाजार पहुंची और वह 350 में एक पेंटिंग बेचने लगी। पेंटिंग ले लो, पेंटिंग ले लो। लेकिन सुबह से शाम हो गया, उसकी एक भी पेंटिंग नहीं बिकी और वे घर पर आ गई। माँ जी, आज एक भी पेंटिंग नहीं बिका। अरे कोई बात नहीं, आज नहीं बिका तो कल बिक जाएगा, कल नहीं तो परसों। तुम इतनी छोटी सी बात पर निराश मत हो। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। अगले दिन फिर प्रीति बाजार में अपना पेंटिंग लेकर जाती है। पेंटिंग ले लो, पेंटिंग ले लो। अरे इतना सस्ता, मुझे दे दो पेंटिंग। बहन, मुझे भी दे दो। प्रीति के सारे पेंटिंग धड़ाधड़ बिक गए और उसने अच्छे खासे पैसे कमा लिए। निभा इतनी अच्छी कमाई देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद दोनों ने मिलकर पेंटिंग बनाई और प्रीति उन्हें बाजार में बेचाती। बहुत ही जल्द प्रीति को पेंटिंग के बड़े बड़े अवार्ड्स आने लगे और फिर प्रीति ने कई और मजदूरों को अपने काम पर रख लिया। देखते ही देखते प्रीति की पेंटिंग की दुकान खुल गई और उसने एक बड़ा घर ले लिया। 1 साल में प्रीति की छोटी सी दुकान एक बहुत बड़ी कंपनी में बन गई थी। एक दिन की बात है। माँ जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। ये छोटा सा बंगला और कुछ बैंक बैलेंस सब आपकी वजह से हुआ है और अब मैं कहती हूँ एक गाड़ी ले लूं। नहीं बेटा, ये सब तेरी मेहनत की बदौलत हुआ है।
तूने तो मेरी जिंदगी बदल दी। कहाँ मैं रोज अपना पेट पालने के लिए पेंटिंग बेचा करती, और कहाँ आज हमारे पास इतना बड़ा घर है और कोई खाने की कमी नहीं है। अब मैं कहाँ आराम की जिंदगी जी रही हूँ। धन्यवाद बेटा। प्रीति और निभा बहुत खुश थे। एक दिन प्रीति के पति सोहन उसके पास आता है। प्रीति, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। मैंने सोचा कि औरत सिर्फ बोझ होती है, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया औरत पुरुष से भी आगे है। अब घर चलो प्लीज। इस मुंह से यहाँ आए हो? अब मेरे पास पैसा है इसलिए तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? तुम बोल रहे हो क्या तुमको शर्म नहीं आ रही? मैं भी वो दिन भूली नहीं जिस दिन तुम और तुम्हारी माँ मुझे हॉस्पिटल छोड़कर चले गए थे। तुमने एक भी बार नहीं सोचा कि मैं कैसे रहूंगी, कहाँ रहूंगी। आज के बाद मुझसे या मेरी बेटी से मिलने की कोशिश मत करना। बेचारा सोहन निराश होकर वहां से चला गया और इधर प्रीति अपनी बेटी के साथ नया जीवन जीने लगी।